चैनल। आज हम लोग बिहार के आधुनिक काल के संदर्भ में बिहार के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न पत्र हल करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बीपीएससी का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। हर बार मॉडर्न सेक्शन से 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और आई होप करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं लगातार इस पर प्रयास कर रही हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट दिखाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले आधुनिक काल में जब हम बिहार के संदर्भ में पढ़ते हैं तो यहाँ हम यूरोपीय का जो बिहार में आगमन हुआ तब से हम लोग प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार भारत के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो पहला यूरोपीय जो व्यक्ति था वो पुर्तगाली था जो भारत आया था। उसी संदर्भ में देखा जाए तो बिहार जो था वो मध्यकाल से ही व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि यहाँ की जो भूमि थी वो काफ़ी फर्टाइल थी, काफ़ी उपजाऊ थी। तो यहाँ पे सूती वस्त्र, अनाज, सोरा, आभूषण आदि वस्तुएं यहाँ से काफ़ी व्यापार किया जाता था। तो मध्यकाल में पटना से लेकर भागलपुर तक, अगर आप बिहार का मैप देख रहे होंगे तो गंगा का जो विस्तार है वह मुख्यतः पटना से लेकर भागलपुर तक है। ऐसे तो इसमें बक्सर डिस्ट्रिक्ट भी आता है, लेकिन मेन विस्तार जो है इसका पटना से भागलपुर तक है। तो यही जो केंद्र था वो व्यापार का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बिहार में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय शासक आया, यूरोपीय व्यक्ति आया, तो वो आया था पुर्तगाली। भारत के संदर्भ में भी पुर्तगाली सबसे पहले आया था। तो इसके बाद सबसे पहले जो है किसने यहाँ पटना में या बिहार में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है, तो वो डचों ने बिहार में सबसे पहले पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सन 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेज़ों ने सन 1651 में, जस्ट इसके 19 वर्ष बाद अंग्रेज़ों ने भी अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। इसके बाद तीसरे आते हैं ट्रेवेनियर। यहाँ पे कहीं ट्रेवेनियर लिखेगा, कहीं पे ट्रेवेनियर लिखेगा। जो फ्रांसीसी एक यात्री था, उसने पटना की यात्रा की थी और अपने जो यात्रा वृत्तांत है, ये डायरी है, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा था कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, साथ ही उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। और उसने एक बात और कही थी कि यहाँ की जो पटना की जनसंख्या है वो करीब 2 लाख बताया था। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी का जो मुख्य व्यापार केंद्र था वो बंगाल था, जिसे उस टाइम चंद्रनगर के भी नाम से जाना जाता था। तो ये फ्रांसीसी क्या करते थे, जो नदी मार्ग था, गंगा नदी मार्ग था, उसके थ्रू वे वस्तुओं को खरीद कर चंद्रनगर ले जाते थे और वहाँ से वे अपने फ्रांस ले जाते थे। तो इस प्रकार वो फ्रांसीसी का मार्ग था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है सन 1757 का साल, क्योंकि इस साल पलासी का एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था और इसी ने कहीं ना कहीं जो अंग्रेज हैं, जो यूरोपीय हैं, उनको भारत में स्थापित करने का, अपना वर्चस्व स्थापित करने का मौका मिला। उसके बाद 1764 का भी एक युद्ध महत्वपूर्ण हो जाता है, बक्सर का युद्ध। इसके बाद 2 युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में, इसमें जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो मुगल बादशाह थे
शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ये तीनों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, लेकिन इन तीनों की संयुक्त रूप से हार हुई। इसके बाद शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, उसने 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि करते हैं और वे अंग्रेजों को राजस्व अधिकार दे देते हैं, यानी राजस्व का जो संग्रह है वो अंग्रेजों को दे देते हैं। इसके एवज में वे 26 लाख वार्षिक प्राप्त करने पे रेडी होते हैं। मतलब अंग्रेज उन्हें 26 लाख रुपए वार्षिक उन्हें पेंशन के रूप में देगा और इसके एवज में जो अंग्रेज हैं वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा से राजस्व संग्रह करेंगे, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों ने वहाँ पे जो 2 तरह की व्यवस्था स्थापित हो गई थी बंगाल में, एक था दीवानी और दूसरा था फौजदारी। तो इसमें क्या था कि जो राजस्व संग्रह करने का जो अधिकार था वो अंग्रेजों ने रख लिया, वहीं प्रशासन का जो प्रबंधन या प्रशासन की जो कमान थी वे वहाँ के नवाब को दे दिया गया। परंतु जल्द ही क्या किया, अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए वार्षिक भत्ता देकर सैन्य व्यवस्था भी अपने हाथ कर ली। मतलब जो वहाँ पे नवाब थे, जैसे 2 नवाबों को नियुक्त किया गया था, एक बिहार के लिए सिताब राय को, ठीक है, और बंगाल के लिए रजा खान को नियुक्त किया गया था। इसके बाद चूंकि ये 2 तरह के शासन हो गया था, दीवानी और फौजदारी, तो इसे हम द्वैध शासन कहते हैं। क्लाइव ने इसे शुरू किया था और ये बाद में इसके विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गया, जिसे फिर 1772 में बंगाल के जो गवर्नर वारेन हेस्टिंग आए वे इसे समाप्त कर दिए। तो द्वैध शासन का अंत किसने किया? बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख विद्रोह देखते हैं जो इस काल में घटित हुए, जिसमें है नोनिया विद्रोह प्रमुख है, सन्यासी विद्रोह, तामर विद्रोह, मुंडा या कोल विद्रोह इसे कहा जाता है। वो एक मुंडा विद्रोह जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था वो अलग है, यहाँ वो 1899 में हुआ था। यहाँ पे है एक मुंडा विद्रोह जो मुंडाओं द्वारा किया गया था, कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, लोटा विद्रोह और बहावी आंदोलन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण विद्रोह हैं जो बिहार और पटना तरफ से संबंधित हैं। तो देखते हैं नोनिया विद्रोह क्या था। नोनिया विद्रोह 1770 से लेके 1800 तक हुआ था। ये घटनाक्रम तब हुआ, नोनिया किसे कहते थे? क्योंकि बिहार जो था वो सोरा प्राप्त करने का, सोरा जो होता है उसका प्रयोग बारूद बनाने में होता है। तो ये सोरा जो उत्खनन किया जाता है तो उसे जो उत्खनन करने वाले थे उसे नोनिया कहते थे। तो ये नोनिया विद्रोह इसी से संबंधित है, क्योंकि 1757 में जब पलासी का युद्ध हुआ तभी से बिहार जो है सोरा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। और यूरोपीय जो थे, अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, वे सभी में एक तरह से सोरा प्राप्त करने की होड़ लगी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने शक्ति को सोरा के माध्यम से वो काफ़ी मजबूत बना सकते थे। परंतु जब वहाँ पे बंगाल का जो नवाब बना मिर्जाफर, तो उसने अंग्रेजों को एकाधिकार सौंप दिया, ठीक है। तो इस वजह से अन्य जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं उनमें असंतोष उत्पन्न हो गया। इसके बाद इसने देखा कि काफ़ी कम दाम में जो अंग्रेज थे वे नोनिया से सोरा खरीदते थे, सोरा की मिट्टी खरीदते थे और अन्य लोग उससे ज़्यादा पैसा लेते थे। इसलिए इनमें नोनिया के बीच एक विद्रोह, एक असंतोष उत्पन्न हुआ और उसने जो विद्रोह किया इसे नोनिया विद्रोह कहा जाता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि किस लिए ये नोनिया विद्रोह हुआ, तो इसका कारण था सोरा, ठीक है। और कब हुआ ये? 1770 से 1800 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह
1763 से लेकर 1800 तक इसका कालक्रम है। ये घटना जो हुई इसके नेतृत्व करता थे मजनू शाह, देवी चौधरानी, रामानंद गोसाई आदि जैसे कुछ सन्यासी थे। ऐसा कहा जाता है कि इसमें सन्यासी और कुछ फकीरों ने विद्रोह छेड़ दिया जब उसने देखा कि अंग्रेज राज्य जैसे जैसे स्थापित हो रहे हैं तो यहाँ पे जो है अपने क्षेत्र में असंतोष और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तब सन्यासियों ने और फकीरों ने अपने आप को मुक्ति और परिधीनता के जो बेड़ियां हैं उससे मुक्त होने के लिए एक विद्रोह चलाया जिसे सन्यासी विद्रोह कहा गया। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये 1763 से लेकर 1800 के बीच हुआ है। नेक्स्ट है तामर विद्रोह। तामर विद्रोह में कुछ खास नहीं है, इसका आप लोग कालक्रम केवल याद रखिएगा 1783 से 1807 में। और सन्यासी विद्रोह के बारे में एक और बात मैं बता दूं कि इसी में जो इसके नेतृत्व करता थे जो सन्यासी लोग थे सन्यासी विद्रोह में, वे कहते थे देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है, परिधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। यानी देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए सबसे बड़ा यही धर्म है कि पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दो, अपने आप को कुर्बान कर दो। तो ये सन्यासी विद्रोह का एक स्टेटमेंट था और इसका जिक्र जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने है उन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में भी की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1856 के बीच हुआ था, प्रारंभ 55 में हुआ था और 56 में इसका दमन कर दिया गया था। इसके नेतृत्व करता जो थे सिद्धू कानू और चांद भैरव थे, ये चारों भाई थे, सहोदर थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था, कैदियों द्वारा किया गया था सन 1856 ईस्वी में। इस विद्रोह के पीछे की घटनाक्रम ये थी कि जब कुछ लोगों को जब जेल में रखा जाता था तो उनके साथ काफ़ी अनैतिक व्यवहार किया जाता था, तो उन्हें जो है मिट्टी के लोटा से उन्हें पानी पीने के लिए दिया जाता था। इसी के विद्रोह में उन्होंने पीतल के लोटे की मांग की थी और इसलिए ये लोटा विद्रोह हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था, 1856 में, और कहाँ हुआ था, तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। नेक्स्ट है बहाबी आंदोलन। बहाबी आंदोलन काफ़ी फेमस रहा है बिहार में क्योंकि बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था पटना था और इस बहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जो पश्चिमीकरण के कारण जो इस्लाम में जो बुराइयां आ गई हैं तो उसे दूर करना था। तो ये हुआ था 1822 से लेके 68 तक, ये ईस्वी था। तो बस इतना ही है, इसी के आधार पे हम कुछ प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए कुछ प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो मैंने पहले बताया क्या कि इसका मुख्य केंद्र जो था वो पटना और भागलपुर के बीच था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो इंडिया में भी पहुंचने वाला सबसे पहले पुर्तगाली था और बिहार में भी पहुंचने वाला सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाल था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। तो डच व्यापारियों ने अपनी फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की थी, 1632, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजों ने अपनी कंपनी पटना में कब स्थापित की थी। तो ये जस्ट हमने बताया था कि जब डचों ने किया था उसके 19 वर्ष बाद यानी 1651 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रांसीसियों का जो व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था वो कहाँ था। वो बंगाल था जिसे चंद्रनगर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय व्यापारियों को भारत आकर व्यापार करने के क्या कारण थे। तो ये चारों हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो यूरोपीय व्यापारी हैं वो भारत क्यों आए थे, इसका एक मुख्य कारण था कि सल्जुक तुर्क जो थे उनके द्वारा व्यापारिक नावों को आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि वे समझ गए थे कि कहीं ना कहीं यूरोपीय का आने का मंशा वहाँ पे अपना उपनिवेश स्थापित करने का है। और
दूसरा इसमें कारण था कि यूरोपीय ईसाइयों और टर्की मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध भी था, इसलिए उधर के जो अरबी देश है, अरब और तुर्की तरफ के देश है, वहाँ पे ये लोग ना ठहर के ये भारत की ओर प्रस्थान किए। और तीसरा इसमें मुख्य कारण था कि भारत की संपन्नता काफ़ी प्रसिद्ध थी, कि भारत में काफ़ी धन संपत्ति है, यहाँ की भूमि काफ़ी उर्वर है, यहाँ पे उत्पादन काफ़ी होता है, तो इसलिए भी यूरोपीय जो है भारत की ओर रुख किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल शाहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीके से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये फर्रुखशियर था। नेक्स्ट है, किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? तो ये पुनः इसका भी आंसर हो जाएगा सी, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर ने ही क्या किया था, यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूटा था। नेक्स्ट देखते हैं, औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था जब हम लोग जानते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद यहाँ पे औपनिवेशिक सरकार स्थापित हुई थी, जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1765। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन कब तक रहा? तो द्वैध शासन कब से रहा? जब इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 से लेके 1772, जब वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपये मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देने के लिए स्वीकार किया था? तो ये हम बताया था पहले ही कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 लाख। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायाब किसे बनाया गया? तो बिहार का नायब सिताब राय को बनाया गया था, वहीं बंगाल का नायब रजा खान को बताया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया था? तो इन्होंने पहले बताया था कि फ्रांसीसी जो यात्री था ट्रेवेनियर, उसने बताया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? तो ये कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से 30 लाख पाउंड की राजस्व प्राप्ति होती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 लाख। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में द्वैध शासन से अराजकता फैल गई थी, इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे। तो चौथ और सरदेशमुखी जो कर वसूलने का जो प्रक्रिया है वो मराठों द्वारा किया जाता था। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? तो अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? ये मराठों से भयभीत रहते थे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो ये 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण क्या थे? तो हस्तक्षेप नीति के कारण थे ऑप्शन डी सभी, क्योंकि राजस्व वसूली भी करना चाहते थे, वे प्रशासनिक पकड़ भी मजबूत बनाना चाहते थे और सभी को नियंत्रण में रखना चाहते थे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1770 से 1800 के बीच हुआ था, उसका क्या कारण था? तो मैंने बोला था कि नोनिया जो होते हैं वे सोरा कलेक्ट करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये मुख्य कारण क्या था? सोरा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है, पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोष किसका था? तो ये किसका था? सन्यासी गुरुओं का था, ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीरभूमि जिले में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये पहाड़िया हो जाएगा, ऑप्शन बी। बीरभूम जिले के पास संथाल परगना में, ठीक है। तो ये पहाड़िया लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट है कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए 1831 में प्रारंभ हुआ था कोल विद्रोह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1855। नेक्स्ट देखते हैं लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के कैदियों द्वारा किया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाभी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो भाभी आंदोलन का मुख्य केंद्र है ऑप्शन नंबर डी, पटना। तो ये हमने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आगे 1857 से लेकर आगे का जो स्वतंत्रता तक 1947 तक की अवधि तक बिहार का स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास रहे हैं या उनमें किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उस विषय में नेक्स्ट में इसका वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।